बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज 25 अक्टूबर को पीडीएम का जलसा हुआ है कोयटा के अंदर और मियां नवाज़ शरीफ ने हस्ब मामूल ख़िताब किया और हम ये समझ रहे थे कि गुजरावाला में जो उन्होंने ख़िताब किया वो शायद उन्होंने हद एक जो है ना क्रॉस कर लिया। लेकिन आज का जो जलसा है, आज तो लगी नहीं, समझ ही नहीं आ रही थी कि हद क्या है और कौन कौन क्रॉस कर रहा है और कौन कौन क्रॉस नहीं कर रहा। हर शख्स जो है वो मियां नवाज़ शरीफ से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। महमूद खान अचकज़ई तो ड्यूरेंट लाइन के ऊपर आ गए। उन्होंने कहा जी उधर तो हमारी ज़मीनें हैं, तो कोई इधर सरहद वरद नहीं है, ड्यूरेंट लाइन की कोई वैल्यू नहीं है। इससे बढ़ के आप ये देखें कि उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी क्या बेच रहे थे। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं और हमारे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जिसमें अख्तर मैंगल और इस तरह के जो लोग और बैठे हुए थे, उनके बुज़ुर्गों ने उनसे पहले जब पैदा भी नहीं हुए थे कायद-ए-आज़म और गांधी, उस वक्त आज़ादी की जंगें लड़ी हैं, आज़ादी की तहरीकें लड़ी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हर शख्स ने ऐसे लग रहा था जैसे किसी भारतीय फ़ौज के बारे में बात की जा रही और मियां नवाज़ शरीफ जिस तरीके से जलसों में पुलिस को अपने ही डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ बगावत पे उकसाते थे और कई दफ़ा उन्होंने कई अहलकार जलसों के दौरान अपनी बेल्ट उतार के आए भी स्टेज के ऊपर कि जी ये मैं अपनी बेल्ट उतारता हूँ और ये गुजरावाला के अंदर ही हुआ था। तो इस तरीके से एक सिविल नाफरमानी की और एक तरह से फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत की जो है ना हर शख्स ये कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मियां नवाज़ शरीफ ने अपनी तकरीर के आखिर में 3 पैगाम दिए। एक पैगाम ये दिया कि जी फ़ौज के जवानों और अफसरों के नाम था और वो उनको ये कह रहे थे कि जी आपकी जो कुर्बानियाँ हैं वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा जैसे लोग अपने ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं और बदनाम फ़ौज होती है। तो इसलिए मैं किरदारों का नाम लेता हूँ कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने ये किया, ये किया, ये किया, और उनको कहा कि जी आपकी जो है ना गलत फ़ैसले आप किसी के भी मत माने और किसी भी किस्म के जो गलत आर्डर हैं उसके अंदर आप शरीक मत हों। एक तरह से उन्होंने कह दिया कि आपने ऑर्डर नहीं मानने। फिर सिविल सर्विस को उन्होंने कहा जी कि आपने भी किसी भी सूरत गलत फैसले नहीं मानने। उनका कहने का मकसद ये था कि अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या कहीं और से आर्डर आ रहे हैं तो आप वो मानने से इनकार कर दें, क्योंकि मियां नवाज़ शरीफ का हमेशा ये रहा है कि वो जब भी वो इस तरह के कोई एहतजाज करते हैं सबसे पहले वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और दूसरे इदारों के ऊपर हमला करते हैं ताकि हुकूमत के जो ये जो बाजू हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं उनके अंदर किसी भी किस्म की नरम बगावत पैदा की जाए। फिर एंड में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि फ़ौज को इज़्ज़त दें, लेकिन इज़्ज़त के साथ साथ उन्होंने कहा कि जब मामला आइन और कानून की हुक्मरानी की बात आ जाए तो फिर आपने किसी के सामने नहीं झुकना। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि किसी भी मुल्क की फ़ौज अपनी आवाम के साथ नहीं लड़ सकती। उनका कहने का मकसद ये था कि ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ में उन्होंने कहा जी कि आज़ादी इज़हार राय से भी कोई भी आपको नहीं रोक सकता। वो चाह ये रहे हैं कि किसी भी तरीके से मीडिया में जितने भी उनका एक टोला था पूरा वो दोबारा जो डरा हुआ है और जो भी सूरत हाल है उससे निकल के वो आके फुल फ्रंट पे खेले और आके इमरान खान की हुकूमत की धज्जियाँ उड़ा दे और इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी एक से एक बात करे। यहाँ पे बलूचिस्तान के यानी कि इस हद तक हुआ कि अवैस नूरानी ने कहा कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत के तौर पे देखना चाहते हैं। मैं एकदम से रुक गया, मैंने कहा यार ये गलती कर गया है कुछ इस तरह। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप पाकिस्तान के अंदर कोयटा के अंदर आप खड़े होकर कह दें कि जी आप पाकिस्तान के जो सूबा है अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान उसको आप आज़ाद रियासत के तौर पे देखना चाहते हैं। ये तो भारत का नैरेटिव है, लेकिन मैंने कहा शायद अभी वो अपनी तस्हीह करें। वहाँ पे मौलाना फजल रहमान भी थे, मरियम भी थी और सारे लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, और मैंने कहा शायद कोई इसको याद ही करवा दे कि यार ये शायद इसने गलत बात कर दी है कि वो बलूचिस्तान को एक आज़ाद रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं। मैं भी वही कहना चाहती हूँ कि भी हम एक एज ऑटोनमस सूबा और मुकम्मल इख्तियारात के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन पूरे जलसे के अंदर उसके बाद 4-5 घंटे तकरीर होती रही, किसी ने भी ना तो उनको बताया, ना ही बाद में आने वाले जितने भी लीडरान हैं उन्होंने ये कहने की जहमत गवारा की कि ये जो एक फ़िक्रा है ये थोड़ा सा गलत हो गया है। मियां नवाज़ शरीफ ने
मैं भी आपको बताऊंगा कि अख्तर मैंगल ने तो तबाही फेर के रख दी। उन्होंने क्या क्या कहा ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा मियां नवाज शरीफ के बारे में आपको बता दूं कि उन्होंने सीधा सीधा कह दिया इमरान खान को कि अब तुमने जेल जाना है। जिस दिन मियां नवाज शरीफ की हुकूमत होगी इमरान खान जेल में होगा, और उन्होंने बता भी दिया कि कौन से केस में जाएगा। उन्होंने कहा जी जो फॉरेन फंडिंग का जो तुम्हारा केस है, और तुमने और तुम्हारी बहन अलीमा खान ने जो NRO लिया हुआ है बनी गाला के हवाले से, जो करोड़ों रुपया जहाँ पे ज़मान पार्क में जो घर है इमरान खान का उसके ऊपर खर्च हो रहा है, ये सारा हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, तुम जेल जाओगे। यानी कि उन्होंने पैगाम दे दिया कि अब जो हशर तुमने मेरा किया है एहतसाब के नाम पे, वही हशर अब मैं तुम्हारा करूँगा, और मेरी जो हुक्मरानी है वो आने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। वो बेसिकली इस वक्त वो अपने आप को एक तरह से हुक्मरान वो महसूस कर रहे हैं। वो उनकी जो तकरीरें हैं वो कुछ इसी तरह की हैं। दूसरा, मिसिंग पर्सन के हवाले से बड़ी बात हुई, और इस हद तक हुई कि आप ये देखें कि मियां नवाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान की महरूमियों का ज़िम्मेदार फ़ौज है। फ़ौज को इन्होंने वहाँ पे कत्ल व गारत, वहाँ पे बदअमनी, वहाँ पे मुआशी बदहाली, जो भी कोई पाकिस्तान की कौम का, बलूचिस्तान की अवाम का कोई मसला, कोई एक भी जो हो सकता था, उन सब का ज़िम्मेदार उन्होंने फ़ौज को ठहराया। और उन्होंने कहा जी रियासती ताकत जो है वो अपनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रहेगी तो कब तक होती रहेगी, कब तक बच्चे गायब होते रहेंगे, कब तक जो है ना लोग मारे जाएंगे। और मिसिंग पर्सन जो है ना ये सारा जो ज़िम्मेदारी है उन्होंने ये फ़ौज के ऊपर डाली। उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि अखीर ही कर दी। और उन्होंने कहा जी नवाज़ शरीफ को जो है ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मियां नवाज़ शरीफ को हम वापस नहीं ला सकते। अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान ने कहा है कि वो मियां नवाज़ शरीफ को जाके वापस ले आएंगे, तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। आप उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बरतानिया के, उनकी आप आज से 3 या 4 महीने पहले की स्टेटमेंट उठा के देख लो। उन्होंने कह दिया था कि हम किसी भी किस्म का कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेंगे जिससे आप सियासी जो शख्सियात हैं उनको आप यहाँ से जिला वतन करवा सकें या आप उनको अपने हवाले करवा सकें। ये बरतानिया ने क्लियरली कहा हुआ है, और मियां नवाज शरीफ को ये बात पता है कि ये किसी भी सूरत मुझे वापस नहीं ले जा सकते, और मैं यहाँ पे बरतानिया में बैठ के इनको बजाता रहूँगा। बुख्ती के कत्ल का ज़िम्मेदार उन्होंने कहा जी फ़ौज है, बेनज़ीर के कत्ल के ज़िम्मेदार उन्होंने कहा जी फ़ौज है। उन्होंने कहा जी फ़ज़ाई अड्डे जो देते हैं ये देते हैं। यानी इन्होंने जो अब तक की जो 70 साल की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो स्ट्रेटजी है वर्ल्ड पावर से डील करने के हवाले से, वो सब की सब उन्होंने फ़ौज के खाते में डाल दी। उन्होंने कहा जी 12 मई को जो लोग मारे गए थे वो भी इन्होंने मारे थे, यही लोग ज़िम्मेदार हैं। और उन्होंने कहा जी मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ जनरल फैज़ का और जनरल बाजवा का, ताकि लोग ये ना समझें कि मैं जवाब फ़ौज से मांग रहा हूँ, मैं इन 2 लोगों से जवाब मांग रहा हूँ। और जब तक ये दोनों जवाब नहीं देंगे इनकी जान नहीं छूटेगी। इस तरीके से और भी चीज़ें बाद में चलती रहीं। जनरल फैज़ को उन्होंने कहा जी जनरल फैज़ जाके शौकत ज़मान सिद्दीकी जो जस्टिस हैं उनको जाके उनके घर के अंदर कहते हैं कि जी हमने बड़ी मेहनत की है 2 साल इनको उठाने, और जो है ना इनको जो भी किया, बहरहाल हमारी 2 साल की मेहनत आप ज़ाया ना करें, इनको आप जेल के अंदर रखें, और इस तरह की जो भी बातें की। उन्होंने कहा ये जब काम हुआ तो इसके बाद जनरल फैज़ को डिमोट होना चाहिए था, उनको फ़ौज से निकलना चाहिए था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये उनके कहने का मतलब था। और उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद उनको सरबराह लगा दिया गया, फ़ौज के ISI का जो सबसे स्ट्रॉन्ग विंग था उसका उनको सरबराह लगा दिया गया। उन्होंने कहा जी जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने का कसूर ये था कि जब आपने वहाँ पे धरना दिया था तो उन्होंने कहा था कि आप ज़िम्मेदार हैं, और आपने उनको फंसाने के बाद जो है ना आप ये चाहते थे कि जो आपकी नज़रसानी की दरख्वास्त है उन्होंने आपका नाम ले दिया था, उसकी वो दोबारा समात ना कर सकें। ये खेल भी उन्होंने कहा कि ये जो रेफरेंस भिजवाया गया था ये ईवान सदर के थ्रू जनरल फैज़ ने भिजवाया था, और इसके पीछे जनरल फैज़ हैं। आज बेसिकली अमीर हैदर होती हों, आफ्ताब अहमद शेरपा हों, अख्तर मैंगल हों, कोई भी हो, वो ऐसे गर्जे बरसे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मियां नवाज शरीफ की रूह इनके अंदर आ गई है या क्या मसला आ गया है। मियां नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि जब तक ये 3 लोग, जनरल फैज़, उसके अलावा इमरान खान और जनरल बाजवा, ये जब तक हैं यहाँ पे पाकिस्तान के मसाइल की ये जड़ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये तीनों यहाँ पे हैं
मियां नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान के अंदर कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि इन लोगों से मैंने 2 साल मिन्नतें तरले सारा कुछ करके देख लिया, ये लोग जो हैं ये मुझे रिलीफ देने वाले नहीं है, ये मुझे एनआरओ नहीं देने वाले। इन्होंने इस चीज़ पे भी बड़ा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सिक्योरिटी के नाम पे आज पूरे जलसे को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की गई, किस तरीके से लोगों को रोका गया। अब आते हैं जनाब अख्तर मैंगल के ऊपर। अख्तर मैंगल साहब का जो तकरीर थी वो बहुत खौफनाक थी। उन्होंने कहा कि हम हथियार नहीं फेंकेंगे, हम हथियार नहीं फेंकेंगे, तुमने अगर सियासत करनी है तो तुम हमें वर्दियां दे दो, हम वर्दियां पहन लेते हैं और हम सरहदों की हिफाजत करते हैं, लेकिन हम उस वक्त भी सरहदों के ऊपर तुम्हारी तरह हथियार नहीं फेंकेंगे। और फिर उन्होंने कहा ये सियासत तुम्हारा काम नहीं है, सियासत के में बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बड़ी बड़ी जो है ना, इस हवाले से उन्होंने कहा ये दिल गुर्दे का काम है, ये मजबूत इरादे वाले लोगों का काम है, ये मिट्टी से मोहब्बत करने वाले बाल। वो तो उन्होंने जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चीज़ें उन्होंने डालनी थी। उन्होंने कहा ये जिस तरीके से नौ आबादियाती तर्ज हुकूमत होता है ना किसी भी मुल्क के अंदर, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका चला रहा है, इस तरीके से पाकिस्तान बलूचिस्तान को चला रहा है। ये ऐसा खौफनाक बयानिया है और मैं ये समझता हूँ कि इसको इंडियन मीडिया को भी इसको सेंसर करना पड़ेगा कि इतना खौफनाक कि इंडियन मीडिया आज तक ये बातें नहीं कर सका जो आज जो है ना की गई हैं कोयटा के जलसे में। जबकि बलूचिस्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तान का एक हसास तरीन इस हवाले से जो है ना इलाका और एक सूबा समझा जाता है, जिसके पीछे इंडिया भी है। अख्तर मैंगल ने यह भी कहा जी कि आप बंदे मार देते हैं, बंदे मारने के बाद आप मावरा आयन उनको उठा लेते हैं, कम से कम आप अपनी अदालतों में ले आओ, इन अदालतों पे भी तुम्हें यकीन नहीं है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि भी चलो फिर तुम ये कहते हो कि हमारा नाम मत लो, और नाम क्यों ना लें, चलो अगर तुम्हारा नाम लेते तो हम ना ले लेते हैं, हम पे ही डाल दो जो डब्बों के ऊपर हम वोटिंग डब्बों के ऊपर हम ठप्पे लगाते हैं, हमारे ऊपर ही डाल दो जो हम मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं और रातों रात पार्टियां बनाते हैं। बाप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा जी पहले इसका नाम पाप रख दिया गया था, तो फिर पहले किसी ने वहाँ पे बताया कि भाई ये पाप का मतलब गुनाह होता है, तो पाकिस्तान पॉलिटिकल के हवाले से जो भी आपने इसका नाम रखा है ये गलत है, आप इसका नाम कुछ और करें। और मैं ये समझता हूँ कि अब ये टाइम आ गया है, या तो देखें अगर आपको इदारों की इज़्ज़त चाहिए, किसको इज़्ज़त चाहिए इदारों की, तो इदारों को बीच में आना पड़ेगा। पाकिस्तान की जो अदलिया है वो सबसे मोहतरम इदारा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट सबसे अहम और मोहतरम इदारा है। इस मसले को हल करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अब एक जैसे कहते हैं जैसे चिट्टे नंगे हो गए हैं, इनको अब ऐसे लग रहा है किसी का कोई डर नहीं है। और अख्तर मैंगल कहता है कि गिरफ्तार करो, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा जिस दिन तुम लोग हमें गिरफ्तार करोगे, इस लीडरशिप को गिरफ्तार करोगे, और फिर तुम देखना कि तुम्हारे साथ तमाशा क्या होता है। बेसिकली ये पाकिस्तान को सिविल वार की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बड़े क्रिटिकल हैं। मुझे तो ऐसे लगा जैसे भारतीय जो है ना फ़ौज के बारे में पाकिस्तान में बात होती है, या भारत के लोग पाकिस्तान की फ़ौज में के बारे में जिस तरह की बातें करते हैं, आज शायद उससे ज़्यादा हैवी कंटेंट था। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे हम इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों, इज़्ज़ो-क़राब और हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।